हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक ही फिगर में देखेंगे कि दर्पण के लिए ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि एक पहले दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण क्या होता है ये देखिए। पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कांच का खोखला गोला। ये क्या है, एक कांच का खोखला गोला है। तो दर्पण की परिभाषा क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, तो हमने इसको काट दिया और ये काट दिया मतलब ये डैश डैश, ये इतना भाग इसका कट चुका है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग को, उसके एक पृष्ठ को, इसमें दो पृष्ठ होगा तो उसके एक पृष्ठ को या तो आगे या तो पीछे क्या कर दिया जाए, पॉलिशिंग कर दी जाए, चांदी की पॉलिशिंग या फिर कलई कर दी जाए। ये माने ये पॉलिश इधर कर दिया। अब देखिए कल का इसके पिछली बार जो पिछला लेक्चर है उसमें किसी ने पूछा था कि सर चांदी की पॉलिशिंग क्यों करते हैं, चांदी की पॉलिशिंग क्यों करते हैं। तो जो चांदी होता है ना वो प्रकाश किरणों को इसके बाहर नहीं जाने देगा, सारी की सारी किरणें क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और यही कारण है कि जो पहले हम लोग रिचार्ज खरीदते थे तो रिचार्ज पर जो 16 अंक का कोड होता था उस पर चांदी की कोटिंग, सिल्वर कोटिंग की जाती थी कि कोई भी प्रकाश इधर से उधर पार होकर न जाए और उसमें जो कोड है वो मेरा क्या हो, सिक्योर हो, उसमें सिक्योरिटी बनी रहे। तो इसका ये रीजन था कि चांदी की पॉलिशिंग और कलई इसीलिए की जाती है। अब देखिए ये दर्पण हो गया। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को चांदी की कलई कर, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाए या फिर चांदी की पॉलिशिंग कर दी जाए या कलई कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये हो गया दर्पण का। अब दूसरा पॉइंट है ध्रुव किसे कहते हैं, तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव, इसे पी से डिनोट करते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब अगला पॉइंट हो गया, अब अगला ये ध्रुव हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या होता है हमारा जो दर्पण होगा, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर इसका मान लीजिए सेंटर होगा और इस वृत्त का सेंटर होगा और यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी जो इसकी त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इस यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होगा, हमारा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया। अब आते हैं फोकस पे। फोकस किसे कहते हैं, तो फोकस कहते हैं जब प्रकाश किरणें, पहले मुख्य अक्ष समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष उसे कहते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, यही तो रेखा होगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब आते हैं फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस की परिभाषा है कि मुख्य फोकस की परिभाषा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर है बिल्कुल। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए ये ऐसी किरण आई और यहाँ पर इसको ऐसे कट कर दी। मान लीजिए ये किरण आ रही है, ऐसे आएगी और यहीं पर आके कट करेगी, ये किरण यहाँ पर आएगी, टकराएगी और ये मुख्य अक्ष इसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होके इसको एक ही बिंदु से होकर ये पास करेगी। ऐसे मान लेते इधर से कोई किरण आती है यहाँ से और ये भी कहाँ से होकर पास करेगी, एक ही बिंदु से होकर सारी की सारी किरणें पास करेंगी। तो जिस बिंदु पर यह सारी किरणें काटती हैं परावर्तन के पश्चात, उसी बिंदु को क्या कहेंगे,
मुख्य फोकस क्या कहेंगे? मुख्य फोकस क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये हो गया मेरा मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी क्या होगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो ये हो गई सारी बातें हमारी एक ही फिगर में, कि क्या होता है दर्पण, क्या होता है ध्रुव, क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है मुख्य अक्ष, क्या होता है मुख्य फोकस, क्या होता है फोकस दूरी क्या होती है। ये एक ही डायग्राम में सारी चीजें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार। आइए देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो पहले प्रतिबिंब समझ लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है? जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने या फिर किसी लेंस के सामने, किसी दर्पण के सामने या किसी लेंस के सामने रखी रहती है तो उसका इमेज बनता है। तो इमेज कैसे बनता है ये देख लेते हैं। पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है। तो दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और इस दर्पण में पड़ेंगी। तो मान लीजिए कि एक समांतर किरण ऐसे निकलती है और ये टकरा के ऐसे वापस चली जाती है, और यहां से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और ऐसे टकराती है। और ये मान लीजिए यहाँ पे C है और यहाँ पर F है, तो C से जाने वाली प्रकाश की किरण C पर ही वापस तुरंत ऐसे ही वापस लौट जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। तो प्रतिबिंब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? वास्तव में आके मिल रही हैं। तो या फिर डिफिनेशन में हम दोनों बातें लिखेंगे। ये भी लिखेंगे कि मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हुई प्रतीत कब होंगी? ये ऐसा कंडीशन हमारा उत्तल दर्पण में होता है कि प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होती हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी, ये ऐसे वापस चली जाएंगी, और जो यहाँ अब जो दूसरी किरण है ये मान लीजिए कि यहाँ से होके पास करती है, ये ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट करेगी ऐसे। तो मतलब ये काटती हुई प्रतीत होगी और इसमें वास्तव में काटेगी। तो दोनों बातें जो हम लिखेंगे, और ये जो दूसरी किरण मान लीजिए ये ऐसे होके जाती है और दूसरी जो किरण होगी वो मान लीजिए कि फोकस से, यहां से फोकस से ये ऐसे जाएगी। मान लीजिए कि ऐसे जो जाती है वो ये C पर, इसे C पर डिनोट करेंगे कि ये C पर ही होकर जाएगी और इसी से टकरा के ये वापस चली जाएगी। तो मान लीजिए कि इमेज यहाँ बनेगा। तो एक कंडीशन में वास्तव में मिलती है और दूसरी कंडीशन में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों बातें हम इस डेफिनेशन में लिखेंगे कि या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हुआ क्लियर कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, इस प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो उन्हें तो बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या कहेंगे? कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। इसका भी हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं।
अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके बाद इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहले डिफिनेशन इसका पढ़ लें दोनों का। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, यही इसमें मेन पॉइंट है, वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं मिलती है, तो यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और यहाँ परावर्तित हो रही हैं, तो ये किरणें फोकस से होकर चली जाएंगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा बिंदु देखिए, ये जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए ये किरणें वास्तव में कहीं न कहीं कट कर रही हैं, वास्तव में कट कर रही हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में जब कट करेंगी तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको समझिए। अब आइए अब देखते हैं इसको आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि वस्तु वास्तव में कट नहीं करती, बल्कि जब हम इसको आगे पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं एक बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है कि यह इसी बिंदु पर काटेगी। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण इधर ऐसे पास हो गई, लेकिन जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये कहां से होकर गई, फोकस से पास होगी। हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। तो ये इधर चली गई, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जाने यहाँ से तो गई वक्रता केंद्र तक, लेकिन यहाँ पर टकराती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे नियम में कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये किरणें यहाँ पे आई होगी और ये टकरा कर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गई होगी। तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें, ये वाली किरण और ये वाली किरण पीछे बढ़ाने पर किसी एक ही बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब वास्तव में किरणें न कट करें, बस काटती हुई प्रतीत हों, तो उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।